सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय और आप सभी लोगों का ई पाठशाला के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ई पाठशाला के चैनल पे आप द एंड ऑफ द बायोपोलैरिटी चैप्टर फर्स्ट देख रहे हैं। इस चैप्टर के रिगार्डिंग में, इस सीरीज़ के रिगार्डिंग में ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। इस तीसरे पार्ट में हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, आगे देखेंगे क्या कुछ नया है, क्या कुछ नया है। इससे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट पर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जितने भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, उसका नोट्स हमने डिटेल नोट्स हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल करा रखा है। आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो सब हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो दो चीज़, एक तो टेलीग्राम ईपी फैमिली और उसके बाद इंस्टाग्राम ई पाठशाला, दोनों पे आप हमारे साथ ज़रूर ज्वाइन होइएगा। आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है चैप्टर के रिगार्डिंग में बहुत कुछ मिलती रहती है। अब हमारा पार्ट चल रहा है आगे। अगर आप देखें तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा ताकि आपकी जो क्रिस्टल क्लियर है चीज़ें समझ में आती रहे। देखो, एक चीज़ तो बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है कि हम लोग 1947 के अंदर आज़ाद हुए। 1962 के अंदर हमारा चाइना से वॉर हुआ था और 1965 के अंदर हमारा पाकिस्तान से वॉर हुआ था। और उसके बाद हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराने की बात करी थी 1971 में। अब आप कहोगे कि मैं ये चीज़ें आपको क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको अभी समझा देता हूँ, क्योंकि अगर आपको पता हो तो 1971 के अंदर इंडिया के अंदर उस टाइम पीरियड में आपका क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी का शासन चल रहा था। और इंदिरा गांधी का शासन चल रहा था और हमारा वॉर जो हो रहा था वो पाकिस्तान से हो रहा था। अब पाकिस्तान का उस समय दोस्त था USA। और आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे अगर USA जो है ऑफकोर्स दोस्तों पाकिस्तान के साथ है, तो ऑफकोर्स हमारे साथ भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। इसलिए USSR दोस्तों उस टाइम पीरियड पे हमारे साथ वॉर के अंदर खड़ा हुआ था और उसने हमारी मदद भी करी थी। सोचिए, वो कंट्री जो उस टाइम पीरियड पे इतनी पावरफुल नेशन है, फिर भी वो हमारे साथ खड़ी हुई थी। इसका सिंपल सा लॉजिक पता है क्या लगाया जा सकता है? सिंपल सा लॉजिक लगाने का मतलब ये है कि ये कंट्री कहीं ना कहीं इंडिया का सपोर्ट कर रही है। कहने का मतलब, जब रशिया पूरी तरीके से USSR कंट्री थी तो उस टाइम पीरियड पे भी कहीं ना कहीं रशिया ने हमारी मदद करी थी। तो कहने का मतलब क्या है कि रशिया जो आज रशिया बन चुका है, हमारे संबंध USSR से भी अच्छे थे, ठीक ठाक थे। लेकिन क्योंकि USSR रहा नहीं तो अब हमें रशिया के साथ अच्छे संबंध बनाने की ज़रूरत है। उसका कारण क्यों? डिप्लोमेसी रिलेशन। डिप्लोमेसी रिलेशन का मतलब ये होता है कि पड़ोसी मुल्क में क्या चल रहा है वो हमें नहीं लेने देना, लेकिन पड़ोसी मुल्क से संबंध अच्छे होने चाहिए, वो हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि इन फ्यूचर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और ऑफकोर्स अगर रशिया हमारी मदद करेगा तो अमेरिका हमसे डरेगा। अमेरिका से भी हमने अच्छे संबंध आज भी बना रखे हैं ताकि वर्ल्ड के लेवल पे हमारे संबंध अच्छे बने रहे। इसीलिए इंडिया और रशिया, जैसे ही रशिया आज़ाद होता है, रशिया के साथ अच्छे संबंध बनाने की बात करी जाती है। इवन ऐसा नहीं है कि मतलब रशिया जब USSR था तो हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, ऐसा नहीं है। जब रशिया USSR था तब भी हमारे संबंध USSR से बहुत अच्छे थे। एग्जाम्पल के लिए, हमने इकोनॉमिक बिहाफ पे रशिया ने हमारी मदद करी, USSR ने हमारी मदद करी थी। जैसे टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत सारी कंपनी को, जो मैं कह सकता हूँ स्टील प्लांट लगाने के लिए मशीनें, वो कहीं ना कहीं रशिया ने मुहैया कराई थी। दूसरा, रशिया एक ऐसा पार्ट हो सकता था, यानी कि रशिया जो हमारे कश्मीर इशू को सपोर्ट करने के लिए पॉलिटिकल लेवल पे हमारे साथ रहता था। जैसे एग्जांपल के लिए हमें पता है कि क्या कहते हैं, जैसे हम एफ रेस पढ़ते हैं। एफ रेस का मतलब होता है फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। दोस्तों, ये ऑफकोर्स इनके पास वीटो पावर है। तो हमारे इशू को रेस करने के लिए, कश्मीर इशू को रेस करने के लिए ये कंट्री हमारे साथ बनी रही, पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी। हालांकि कश्मीर का मुद्दा तो अब रहा नहीं, कश्मीर अब तो इंडिया का ही पार्ट बन चुका है। बट जब पहले मुद्दा था, जब भी प्रॉब्लम थी, जब हमें देखने को मिल रहा था ये। दूसरा, टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे देखा जाए, मिलिट्री बिहाफ पे, तो सोवियत यूनियन हमेशा मिलिट्री हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी हमें शेयर करता रहता है। ऑफकोर्स ये बहुत अच्छी बात है। समय समय पे बहुत सारे जहाज, प्लेन, उसके बाद इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी रशिया हमें देता ही रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। इवन हमारे जो कल्चर, हिंदी फिल्म जो पॉपुलर है वो USSR के कल्चर के टाइम पीरियड से ही पॉपुलर है। बहुत सारे इनके गाने, फिल्म की शूटिंग और उसके साथ साथ इनके
को स्टार इनके यहाँ के रहने वाले लोग हमारी कंट्री के अंदर आते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, हमें कोई कभी दिक्कत नहीं रही। तो कह सकता हूँ कि इंडिया जब इंडिया जब क्या कहते हैं यूएसएसआर के साथ अच्छे संबंध थे तो रशिया के साथ भी अच्छे संबंध बने। तो यानी कि हमारा पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री के साथ यानी कि साम्यवादी देश उनके साथ भी रिलेशन अच्छा था और बाद में जाके हमारे रशिया से भी अच्छे रिलेशन बन गए। अब एट प्रेजेंट टाइम अगर बात करें तो जैसे हमें पता है कि पूरी दुनिया यूनिपोलर हो चुकी है। यूनिपोलर कहने का मतलब पूरे इंडिया के पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका एकमात्र शक्ति बन चुका है, पावरफुल शक्ति बन चुका है। लेकिन जब रशिया अलग कंट्री बन गया था तो रशिया ने उस टाइम पीरियड पे कभी ये नहीं कहा कि अमेरिका ही एकमात्र शक्ति रहना चाहिए। इवन उन्होंने फोकस करा मल्टीपोलर की तरफ। मल्टीपोलर का मतलब होता है हमें ऐसा दुनिया बनानी चाहिए जहाँ पर सभी के पास पूरी तरीके से आज़ादी रहनी चाहिए और कोई किसी के ऊपर दबाव ना डाले। इसके लिए हमने रशिया के साथ मिलकर कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करी। इवन हमने उनके साथ मिलके जो सेटलमेंट करवाए इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित वो हमने साथ में मिलके करवाया। पूरी तरीके से हमने ये भी बातचीत करने की कोशिश करी कि डिसीजन मेकिंग थ्रू द बॉडी लाइक यूएन। हमने रशिया ने पूरी तरीके से ये भी कहा कि हमें अगर कुछ भी काम करना चाहिए तो हमें सभी दोनों को साथ में मिलके काम करना चाहिए, सभी को साथ में मिलके काम करना चाहिए। और उसमें हमने यूएन की भागीदारी, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन की भागीदारी इसमें होनी ज़रूरी है। और अब रशिया अगर हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो बेनिफिट इंडिया को क्या होता है? इंडिया को बेनिफिट ये होता है कि कश्मीर इश्यू को लेके, एनर्जी सप्लाई को लेके, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने से रिलेटेड, इंटरनेशनल टेररिज्म है और उसके बाद सेंट्रल एशिया के साथ अच्छे संबंध बनाने, जैसे कि चाइना हमारा दुश्मन है हमेशा, तो उनसे अच्छे संबंध बनाने के लिए रशिया हमारी मदद करता रहता है। और उसके बाद रशिया एक ऐसा इंपॉर्टेंट सिनेरियो बन चुका है हमारे लिए जो ऑयल क्राइसिस को ख़त्म कर देगा, क्योंकि रशिया के पास तो नेचुरल ऑयल है ना। और अगर हमें कुवैत से खरीदना पड़े, सऊदी अरेबिया से खरीदना पड़े और वो हमें ज़्यादा महंगे दामों पे दे तो हम क्या कर लेंगे? तो क्या हम अपनी कार चलाना बंद कर देंगे? नहीं कर सकते हैं ना। तो हमने रिलेशन इतने अच्छे बना रखे हैं रशिया से कि वो हमें ऑयल भी दे दिया करता है, ऑयल भी इंपोर्ट करवा दिया करता है, तो जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब इससे रशिया को क्या फ़ायदा होता है इंडिया से? इंडिया से रशिया को फ़ायदा ये होता है कि उसे सेकंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट मिल जाती है, मतलब अपने हथियार बेचने के लिए। इवन इंडिया इतना बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है उनके लिए, जो इतनी बड़ी मात्रा के अंदर तेल जो है उनका खरीद लेता है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों चैप्टर ख़त्म है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हमारे साथ एपी फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में दोनों में नोट्स आप सभी को अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो जल्दी से मिलते हैं अगले चैप्टर में आप सभी लोगों के साथ। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। और जब तक के लिए मिलते हैं चैप्टर के अगले पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। दिस इज इट इन दिस वीडियो।